दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन का सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, धारिता का मान क्या होगा यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए? धारिता मान बढ़ता है, धारिता मान घटता है, धारिता मान एक समान रहता है, धारिता मान शून्य हो जाता है। हम जानते हैं एक फार्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी। ए है उनका क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान भी बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी संधारित्र के आवेश Q को बढ़ाने से इसकी धारिता बढ़ती है, इसकी धारिता घटती है, इसकी धारिता अपरिवर्तित रहती है, इसका विभवांतर अपरिवर्तित रहती है। हम जानते हैं अभी जस्ट पीछे देखे C बराबर एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में Q का कहीं जिक्र नहीं है आवेश का, तो इसलिए Q का मान बढ़े या घटे उससे कोई मतलब धारिता पे नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। परवेशता परमियंस तुल्य होता है चालकता के, प्रतिरोध के, प्रतिष्ठंभ के, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि ये जो परमियंस शब्द है ये मैग्नेटिक सर्किट का है। किस सर्किट का है? मैग्नेटिक सर्किट, यानी कि फ्लक्स उत्पन्न करने में सहायता करता है। मैग्नेटिक सर्किट में जो है ये परमियंस फ्लक्स उत्पन्न ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करे हो उसमें सहायता प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार जो चालकता होता है जिसको G से प्रदर्शित करते हैं, ये भी विद्युत धारा को ज़्यादा से ज़्यादा गुजारने का प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धारा बहे। तो एक दूसरे के तुल्य हो गए। चालकता है विद्युत सर्किट में और जबकि प्रवेशता है मैग्नेटिक सर्किट में। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो प्रतिरोध के बराबर होता है वो आरएम होता है, रिलेक्टेंस। जिस तरीके से विद्युत सर्किट में प्रतिरोध धारा बहने का विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार रिलेक्टेंस जो आरएम है ये भी फ्लक्स के फ्लो होने में या फ्लक्स के उत्पन्न होने में विरोध उत्पन्न करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय वाहक बल का, फ्लक्स का, फ्लक्स घनत्व का, रिलेक्टेंस का। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, फ्लक्स घनत्व का, क्योंकि फार्मूला होता है V बराबर फाई अपान ए, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो एक मात्रक तो हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और एक मात्रक टेस्ला भी होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवृत्ति में वृद्धि से प्रेरकत्व इंडक्टेंस का परिमाण घटता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है। हम एक फार्मूला जानेंगे, एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ इंटू एल। तो ये कह रहा है कि प्रेरकत्व का परिमाण, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम जानते हैं कि एक्सएल समानुपाती एफ हो जा रहा है। क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हो रही है तो एक्सएल का भी मान बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्सएल यानी इंडक्टेंस का मान भी बढ़ता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणक होता है, यानी कि बात कर रहा है पावर फैक्टर का। किसका बात कर रहा है? पावर फैक्टर का। अब अगर शुद्ध प्रतिरोध यानी कि प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो प्योर रजिस्टिव सर्किट में R बराबर जेड होता है। R बराबर जेड होता है। हम लोगों को पता है एक फार्मूला होता है cos फाई बराबर R बाई जेड। R बाई जेड, तो R बराबर जेड है तो कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा? 1। इसलिए इसका जो पावर है या शक्ति गुणक यानी कि पावर फैक्टर वो होगा 1। क्लियर? अब 1 आ गया तो फाई का मान यहां से मिल जाएगा हमें 0 डिग्री। क्या मिल जाएगा? फाई का मान 0 डिग्री। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, V और I साथ साथ चलेंगे। क्लियर? जहां 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी बैटरी की एम्पियर घंटा यानी कि AH क्षमता निर्भर करती है प्लेटों की मोटाई पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों की संख्या एवं उनके क्षेत्रफल पर, विद्युत अपघट्ट की सामर्थ्य पर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। जो बैटरी की क्षमता है वो प्लेटों की संख्या और उनके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्लियर? और जो बैटरी की रेटिंग होती है वो AH में होती है, एम्पियर आवर या वाट आवर, WH में। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सीसा अम्ल बैटरी में सल्फीकरण यानी कि सल्फेशन का कारण है। एक या दोष है, बैटरी में पाए जाने वाला एक दोष है जिसको बोलते हैं सल्फेशन। ये क्या है? बैटरी को दीर्घकाल तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखना, धीमा आवेशन इलेक्ट्रिकल चार्जिंग करना, उच्च धारा दर पर विसर्जन करना, उच्च धारा पर आवेशन करना। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। जब बैटरी को काफी दिनों तक यूज नहीं किया जाता या निष्प्रयोज अवस्था में रख दिया जाता है तो उसकी प्लेटें कड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार इस दोष को सल्फेशन बोला जाता है। ऐसे बैटरी को डेड कर दिया जाता है। अब ये जिस बैटरी में सल्फेशन दोष हो जाता है उस बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए, या ये जरूरी नहीं कि जीवित हो जाए लेकिन प्रयास किया जा सकता है, उसके लिए हम करते हैं ट्रिकल चार्जिंग। क्या? ट्रिकल चार्जिंग। ये क्या होता है? ये होता है निम्न विद्युत धारा अधिक समय के लिए, विद्युत धारा निम्न होगा और अधिक समय के लिए चार्जिंग पे लगा दिया जाता है। हो सकता है यह पुनर्जीवित हो जाए लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह पुनर्जीवित होगा कि नहीं होगा। तो सल्फेशन दोष जिस बैटरी में हो जाता है उस सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए हम ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। और सल्फेशन दोष ऐसा होता है जो काफी दिनों तक बैटरी को बिना चार्ज किए हुए रख दिया जाए तो उसमें यह दोष पैदा हो जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। ये लाइट और फैन की बात कर रहा है। उप परिपथ यानी कि सब सर्किट में तांबे का चालक अगर लगा रहे हैं तो न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम तांबे का लगा रहे हैं तो 1 स्क्वायर mm होगा। तांबे का लगा रहे हैं तो 1 स्क्वायर mm। क्लियर? अब एक चार्ट बनाते हैं, बात करते हैं उप परिपथ के लिए लाइट एंड फैन और पावर। क्लियर? अगर हम कॉपर लगाते हैं जैसे तांबा तो लाइट फैन में 1 स्क्वायर mm,
और पावर में 1.5 mm²। क्लियर। अगर यहीं पे एल्युमिनियम यूज करें तो लाइट फैन के लिए 1.5 mm², जबकि पावर में 2.5 mm² का लगाएंगे वायर। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें परिपथ में, अगर लाइट फैन की बात करें तो अधिकतम जो होगा वो 800 वाट या 10 पॉइंट, जबकि पावर की बात करें 3000 वाट मैक्सिमम या 2 पॉइंट। ये बार बार हम बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से अधिक नहीं दिया जा सकता। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, मेगर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। मेगर का यूज इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किया जाता है। क्लियर। अब मेगर के बारे में कुछ देखते हैं हम। मेगर हम इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है या एक छोटा डायनमो कहलाता है। छोटा डायनमो यानी कि छोटा डीसी जनरेटर। क्लियर। छोटा डीसी जनरेटर जिसमें परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है। और इसको अगर हम घुमाएं हैंडल को, तो इसका जो आरपीएम होगा 140 से 160 आरपीएम होगा। 140 से 160 आरपीएम के बीच ये मूव करेगा। मैक्सिमम करेगा तो 160 आरपीएम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसमें कोई कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होती, कोई कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होती। क्लियर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।